बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़ मुतालिया के प्यारे नाज़रीन, आज ज़ौक़ मुतालिया के इस नशिस्त में हमने जिस मेहमान शख्सियत को दावत दी है वो है जनाब डॉक्टर मुराद अली साहब, जो कि शोबा सियासियात यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में बतौर चेयरमैन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इसे एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का मुख्तसर तारुफ करूँगा। डॉक्टर साहब ने पीएचडी की न्यूजीलैंड के मैसी यूनिवर्सिटी से और फिर जर्मनी से उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट की बॉन यूनिवर्सिटी से। और ये भी बताता चलूँ कि जी हमबोल्ट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। डॉक्टर साहब को अवार्ड की गई वो फेलोशिप, और डॉक्टर साहब वो पहले पाकिस्तानी थे सोशल साइंसेस के अंदर। सोशल साइंसेस में डॉक्टर मुराद अली साहब पहले पाकिस्तानी थी जिनको ये हमबोल्ट फेलोशिप अवार्ड किया गया, और आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। इसके अलावा जो पॉपुलर प्रेस हैं उसमें लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, जो हमारे मौक़र अखबारात हैं, नेशनल डेलीज़ हैं, द न्यूज़ में कॉलम लिखते हैं। डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे उनकी किताब। ये किताब आपको नज़र आ रही होगी, द पॉलिटिक्स ऑफ यूएसए टू पाकिस्तान, एड एलोकेशन एंड डिलीवरी फ्राम ट्रूमैन टू ट्रम्प। इस किताब के हवाले से डॉक्टर साहब से गपशप होगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या वजह बनी ये किताब लिखने की, वजह क्या थी, इस मौजू का इंतखाब क्यों किया आपने? ये तो मेरा जब मैं पीएचडी कर रहा था मैसी यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में, तो नेचुरली थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ये अमेरिकन बैशिंग रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इमदाद दी है, तो बाज़ लोग इन्हें प्रो भी है और एंटी भी है इस सारे पर्सपेक्टिव में। तो उस पर मेरा दिल था कि मैं इसको पूरा रिसर्च कर लूँ। 1947 जब से पाकिस्तान बना है, और जिस वक्त हम पीएचडी कर रहे थे 2008 से लेकर 11-12 तक, तो वार एंड टेरर था, पाकिस्तान और अमेरिका का इत्तेहाद भी था, लेकिन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थीसिस का मौजू भी इससे जी बिल्कुल, पीएचडी का जो मेरा थीसिस था वो तकरीबन इसी मौजू पे था। इससे फिर मैंने आगे अपडेट किया, बहुत सारा काम किया, तो किताब की शक्ल में इसको पब्लिश किया। अच्छा, ये पब्लिशर ये है जो जनाब रुटलेज टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप, जी बहुत ही एक प्रेस्टिजियस पब्लिशर है, तो उन्होंने किताब को छापा है। अच्छा, ये बताइएगा, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी इस किताब में अमरीकी इमदाद का पाकिस्तान की सियासत और मईशत के ऊपर जो असरात है उसका तफसीली जायज़ा लिया है। ये बताइएगा कि अमरीकी इमदाद ने किस तरह पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर असरात डाले। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के टॉप 5 या 10 एड रिसिपिएंट्स में रहा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा इमदाद दी है अमेरिका ने पाकिस्तान को वक्तन फ़वक्तन, ख़ासकर 50 की दहाई में, 60 की दहाई में, 70 में थोड़ा सा ताल्लुकात ख़राब हो गए, 80 की दहाई में जिस तरह अफ़गान वार के दरमियान और फिर ये वार एंड टेरर में, तो तालीम के शुबे में भी बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, एनर्जी सेक्टर में बहुत कंट्रीब्यूशन की है, ओवरऑल इकनॉमिक डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। पोस्ट अर्थक्वेक हो गया, सैलाब आ गया, ह्यूमैनिटेरियन एड, तो ये सारी चीज़ें इसमें रही है। और इसमें मेरे ख्याल में हमें ग्रेटफुल होना चाहिए अमेरिका का इस इमदाद का वक्तन फ़वक्तन। जब बात आती है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि एड या फॉरेन एड जो है ये इट कंप्रोमाइजेज यूर सॉवरेंटी। तो आपकी खुद मुख्तारी पे तो ज़रूर एक क्वेश्चन वो रेज होता है, क्योंकि जिस तरह कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल सही। तो वो किस तरह, मतलब उसकी थोड़ी सी तफसील आप बताना चाहेंगे, मतलब कि जी किस तरह? बहुत से ऐसे वाक़यात गुजरे हैं कि फिर पाकिस्तान वो स्टैंड न कर सका अमेरिकन प्रेशर को। मसलन अगर हम अभी रिसेंट वाक़यात की बात करें, तो जो रेमंड डेविस का वाक़या था कि पाकिस्तान पे इतना प्रेशर आ गया कि वो फिर मजबूरन एक तरीक़ेकार ढूंढना पड़ा कि उसको किसी तरीके से रिलीज़ किया जा सके। इस तरह के और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं जिस तरह हमारे आम पाकिस्तानी समझते हैं या स्टूडेंट्स से अक्सर मैं डिस्कशन करता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा जिस तरह मुल्ला ज़ईफ़ ने अपने किताब में जिक्र किया है कि गुंतनामो बे में पाकिस्तान को हम कहते थे मजबूरिस्तान।
تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو دیکھیں جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے، مطلب ایک تو یہ ایک ایکسٹریم اوپینین ہے کہ جی بس ہم تو امریکی غلام ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے تو اٹس لائک دیٹ، اور ایک یہ ہے کہ نہیں جی ہم تو اپنے فیصلے خود ہی کرتے ہیں اور امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں. تو دو بالکل جو ہے ایکسٹریم اوپینین اس طرح ہی ہے. بالکل پاکستان کو ہم ایک مڈل پاور کہہ سکتے ہیں. امریکہ دنیا کا بہت بڑا یعنی لارجسٹ اکانومی ہے، بہت بڑا ملٹری پاور ہے. تو پاکستان نے مختلف ادوار میں کافی اپنے مفادات کا خیال رکھا ہے. بعض مقامات پہ بعض اوقات میں پاکستان تھوڑا سا زیادہ سفر ہوا ہے اس تعلق میں، لیکن جس طرح ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے یا ملٹری ڈیولپمنٹ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ہی سرنڈر کیا ہے، اس طرح نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے اس کتاب میں پیرس ڈکلیریشن 2005 کا ذکر کیا. یہ بتائیے گا کہ جی پیرس ڈکلیریشن جو 2005 میں ایک معاہدہ عالمی طاقتوں نے کیا تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ جی جو امداد ہے اس کی افادیت کو کیسے بڑھایا جا سکے. تو پاکستان کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہوا، یا پاکستان جب آپ یو ایس ایڈ کو دیکھتے ہیں تو کیا اس سے کوئی بہتری آئی، اس کی افیکٹونیس میں کوئی آپ کو امپرومنٹ نظر آ رہی؟ یہ پیرس ڈکلیریشن ایک بہت ہی واٹر شیڈ مومنٹ تھی انٹرنیشنل ایڈ کے لیے، عالمی امداد کے لیے، اور پورے کے پورے ڈونرز اور ریسیپینٹ کمیونٹیز کا متفق تھا. جو اصول تھے کہ کس طرح امداد کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکے، تاکہ جو امداد وصول کرنے والے ممالک ہیں جو ایڈ ڈسپلن سے صحیح معنوں میں ان کے ضروریات کو ہم ایڈریس کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی امریکہ بھی اتنا پروگریسو ایڈ ڈونر نہیں تھا اور نہ ہے، اور پاکستان کے بھی گورننس کے جو مسائل ہیں وہ بھی اتنے ٹرسٹ وردی یا اتنے کریڈیبل نہیں تھے کہ ایک فارن ڈونر مکمل پاکستانی اداروں پہ ہی ٹرسٹ کر سکے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا دونوں کا، اور یہ جو لے کے گڈ گورننس تھا، انفارچونیٹلی وہ امداد اتنی اچھی طریقے سے استعمال نہیں ہوئی جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. اچھا، جو ریسنٹ یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ ہے اس کی طرف بعد میں بھی آئیں گے، لیکن ون آف دا ریزن آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو لیک آف گڈ گورننس ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، وہ بھی ایک ریزن ہے جو حالیہ فیصلہ ہوا ہے، یا کچھ اور وجوہات؟ ہاں، اور بھی وجوہات ہے. ٹرمپ سمجھتا ہے کہ ہم جو امداد دے رہے ہیں یہ ویسے ضائع ہو رہا ہے، اور یہ امریکہ میں ہی ضرورت ہے، کیوں نہ ہم امریکہ میں استعمال کریں. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ویسٹیج فنڈز بہت زیادہ ہے. یہ جو ایڈ انڈسٹری ہے، گلوبل ایڈ انڈسٹری، یہ اس میں بہت زیادہ ویسٹیج ہے، ریسورسز کا ضیاع ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ٹھیک، شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ریسیپینٹس نیڈز ورسز ڈونرز انٹرسٹ کی بات کی ہے، تو ذرا یہ سمجھائیے گا یو ایس ایڈ کے تناظر میں، اور اس ماڈل کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. یہ جو ماڈل ہے یہ 1970s میں پروفیسرز اور ریسرچرز کی طرف سے استعمال میں آیا کہ آپ جب کسی ملک کے ایڈ گیونگ کرائٹیریا کو دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ جو ملک امداد دے رہا ہے وہ اپنے مقاصد، اپنے انٹرسٹ کو زیادہ ایڈریس کر رہا ہے، یا جن ممالک کو امداد دیا جا رہا ہے ان کے نیڈس کو زیادہ وہ ایڈریس کر رہا ہے. تو جب ہم پاکستان اور یوز کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں تو ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ امریکہ جو بھی امداد دے رہا ہے، جتنے بھی ممالک کو دے رہا ہے، اس میں ڈونرز انٹرسٹ، ان کے اپنے مقاصد دے آر سپریم. اور بڑا اگزامپل اس کا یہ ہے کہ امریکہ کے سویلین ایڈ کے ٹاپ ریسیپینٹس جو رہے ہیں وہ ہے اسرائیل، مصر، ترکی، پاکستان، نہ کہ کوئی غریب افریقی ممالک. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو امداد دے رہا ہے ان کے اپنے سیاسی مفاد ہے، اپنے سیکورٹی انٹرسٹ کے ہیں، اسٹریٹجک انٹرسٹ کے ہیں، پولیٹیکل کمرشل انٹرسٹ کے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ڈونرز ہیں ناروے، ڈنمارک، فن لینڈ، سویڈن وغیرہ، وہ جو امداد دے رہے ہیں تو ان میں ڈونرز انٹرسٹ کا وہ ایلیمنٹ کم ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ غریب ممالک، کہ ان کا ایڈ جو ہے زیادہ غریب ممالک میں جائے. تو یہ اس تناظر میں نے اس مالک کو استعمال کیا. ٹھیک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے یو ایس ایڈ کا، تو وہ ڈومیننٹلی وہ
जो डोनर्स इंटरेस्ट है बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि वो जो एड में उतार चढ़ाव है जो किताब में है, मैंने जो ग्राफिकली इशू की है वो बिल्कुल इस तरह उतार चढ़ाव है कि 60s में पाकिस्तान को कितना इमदाद मिला, 70s में थोड़ा सा काफ़ी कम हो गया जब ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान सिचुएशन को छोड़ गया, और फिर 80s में अफगान वार के दरमियान बिल्कुल इस तरह बहुत ज़्यादा इमदाद आई। फिर 1990s में पर्सनल अमेंडमेंट वगैरह लग गया पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, तो बिल्कुल इमदाद स्टॉप हो गई। तो पाकिस्तान को ज़रूरत थी, लेकिन अमेरिका के जो मफादात थे वो ज़्यादा इस खत्े में नहीं थे, पाकिस्तान में नहीं थे, तो वो सारा उसको एक्सप्लेन करते कि किस तरह अमेरिकी इमदाद जो है वो अमेरिकी ही मफादात को एड्रेस करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो हालिया फैसला है, जो इंटरनेशनल एड तकरीबन जो है उन्होंने पूरे उसको लपेट दिया है, तो क्या असरात देखते हैं? कुछ पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे ऐसे रनिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुक गए हैं, और क्या असरात देखते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर? क्या असरात ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले चंद सालों में तो वैसे भी अमेरिकी इमदाद काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, तो सुकड़ गई थी। उसामा के वाक़े के बाद और उसके बाद के वाक़यात हुए, ख़ासकर जब अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इन्हिराम हुआ तो बिल्कुल तकरीबन बहुत ज़्यादा शेक हो गई है। और अब चूँकि ट्रंप ने ग्लोबली उस शेक को बंद करने का तहैया किया है, तो चंद एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो डेफिनेटली असरात होंगे एजुकेशन में, हेल्थ में, ह्यूमैनिटेरियन एड में, तो उसका असर होगा। लेकिन जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा इमदाद पाकिस्तान को मिल रही थी वो तो अब तकरीबन सारा ख़त्म हो गया, तो इसका कोई ड्रास्टिक असरात नहीं होंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने किताब में कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी हैं, तो क्या हमारे नाजरीन के साथ कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस आप शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये फॉरेन एड हो, गैर मुल्की इमदाद हो, या जो मुल्क में अपना टैक्सेस या जो रेवेन्यू हो, किस तरह उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें कि मुल्क का फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है डोनर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, और अपने मुल्क के रहायशी बाशिंदों सिटीजन्स के लिए भी ये बहुत ही नुकसान है कि इस मुल्क का सिमत क्या है, आगे पता नहीं क्या होगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फिर उसके साथ इकनॉमिक कंसिस्टेंसी, पॉलिसी कंसिस्टेंसी, जब इन्वेस्टर्स को, डोनर्स को ये पता हो कि जो पॉलिसीज चल रही है ये कम से कम उसमें तसलसल है, इतनी अब्रप्ट चेंजेस नहीं होंगी, तो फिर उसका ज़रूर फ़ायदा है, मुल्क को फ़ायदा है। हमारे साथ बहुत इस तरह के मिसालें हैं, चाइना की मिसालें हैं, बहुत से ममालिक है जब तसलसल हो पॉलिसीज़ का, ठीक है, ठीक होती है, रिफॉर्म्स होती हैं, लेकिन ये ड्रास्टिक चेंजेस, ये अनसर्टेनिटी, ये बिल्कुल डिवास्टेटिंग है, ज़हर कातिल है इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जिक्र किया, तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आप कैलम में है कि जी मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी रही हैं, सिविलियन गवर्नमेंट्स, तो क्या देखते हैं कि जी जो यूएस है और यूएसए, क्या फ़र्क पड़ता है जब मिलिट्री हुकूमत आती है, मार्शल लॉ लगता है, तो फिर यूएसए के ऊपर उसके कुछ असरात पड़ते हैं, या वो ये नहीं देखते कि जी चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, तो वो सिलसिला उसी तरह चलता रहा है, या उसमें कुछ फ़र्क क्या होता है? आपने जो बात की पाकिस्तान में पॉलिसी तसलसल की, तो मुझे मुनीर नियाज़ी साहब का शेर याद आ गया, अक्सर मैं स्कूल से भी शेयर करता हूँ। मुनीर, इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो नई पॉलिसी, जब हुकूमत आती है, नया 5 ईयर प्लान बन गया, ये पॉलिसी बन गई, नए लॉज बन गए, अनफॉर्चुनेटली फिर वो तसलसल इम्प्लीमेंटेशन वो चीज़ें नहीं रहती। आपने बात की अमेरिका, क्या उनका ज़्यादा अच्छा रहा है मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ या सियासी हुकूमतों के साथ? तो मिलिट्री के साथ उनका बहुत अच्छा रहा है, इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी है। अच्छा। कि पाकिस्तान में, और ये बुक में भी मैंने डेटा शो किया है कि जब पाकिस्तान ने फौजी हुकूमत की, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इमदाद दी है,
اور सिविलियन को कम दी है और उसकी कोई खैर एक तो डॉक्टर साहब एक वाज़ेह वजह तो वार ऑन टेरर वाला एग्जैक्टली इस तरह ही है जी, अफगान वार मुशर्रफ में जी भी जी बिल्कुल इस तरह अयूब के दौर में भी तो ज़रूरत थी अमेरिका को पाकिस्तान की तो मिलिट्री रिजिम थी फिर ये ज़िया उल हक के दौर में भी इस तरह हुआ मुशर्रफ के दौर में तो हालात ऐसे बन गए कि मजबूरन अमेरिका को हमारे जो मिलिट्री डिक्टेटर थे उनको एम्ब्रेस करना पड़ा उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया वाशिंगटन डीसी में तो ये अमेरिका के मफादात थे मजबूरी थी वरना अमेरिका तो अपने आप को जमहूरियत का ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार कहता है और समझता है लेकिन जिस तरह पूरा किताब इन चीज़ों के थीम्स के गिर्द घूमता है व्हेन अमेरिकन इंटरेस्ट और एट द सुप्रीम तो फिर ये वैल्यूज़ जो है ये जमहूरियत ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब फिर ये सवाल भी उठता है कि जी फिर जो एड है उसका सही इस्तेमाल मतलब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने अच्छा इस्तेमाल किया उस एड का या मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने चूँकि मिलिट्री गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा इमदाद मिली है तो उन दौर में फिर इकनॉमिक ग्रोथ भी ज़रा ज़्यादा रही है और चूँकि थोड़ा सा पॉलिसी तसलसल भी होता है थोड़ा सा स्टेबिलिटी पोलिटिकल वगैरह ये सारा भी होता है अनफॉर्चुनेटली अगर हम 90s को देखते हैं 1990s में सिविलियन हुकूमतें थी लेकिन बमुश्किल किसी ने भी अपना वो पूरा नहीं किया या अब जब हम देख रहे हैं 2008 से बाद में ठीक है एक पार्टी तो अपना हुकूमत अपना पूरा करती है लेकिन आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने अपना पूरा 5 साल मुद्दत पूरा नहीं किया तो ये भी फिर वो सारा अफेक्ट करता है एड के प्रोविज़न को और एड के इफेक्टिव इस्तेमाल को दोनों भी फिर वो कंफ्यूज होता है वो तसलसल नहीं देखती पॉलिसीज़ में सही अच्छा डॉक्टर साहब किताब के हवाले से और किताब के जो मौज़ूआत हैं उसके हवाले से तो बात हो गई एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जी आप एकेडेमिया में हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं किताब लिखने का जो ट्रेंड है वो इतना हौसला अफजा नहीं है एकेडेमिया के अंदर रिसर्च आर्टिकल्स तो लोग चाहते हैं क्योंकि ज़ाहिरी बात है प्रमोशन फिर आपकी नहीं होगी अगर आप वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते तो ये किताब न लिखने की वजूहात क्या हैं आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए बहुत सी वजूहात हैं एक तो मैं सिंपली ये कहूँगा व्हाट मैटर्स कि अगर आपने किताब लिखी है तो पढ़ने वाले भी बहुत कम है लिखना बहुत मुश्किल काम है बहुत ही मुश्किल काम है और जिस तरह फिर हमारी पॉलिसी रही है हायर एजुकेशन कमीशन की भी और पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ की भी जिस तरह आपने जिक्र किया एकेडमिक आर्टिकल्स किसी भी जर्नल में हो जिसे रिकग्नाइज्ड हो बहुत आसानी से छपते हैं बहुत ज़्यादा उसकी एकेडमिक वर्क प्रमोशन में और उस किताब की मेरे ख्याल में इक्वल है या इस किताब को शायद रिकग्नाइज ही न करें अच्छा तो फिर किसी का दिमाग खराब है जो किताब लिख दे और कितना मुश्किल फिर पब्लिशर्स ये जो फ्रांसिस एंड टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप ने पब्लिश किया है तो जाहिर बात है उनके साथ ये सारा कुछ मामला तय करना और ये बड़ी दुख के साथ मैं कहता हूँ कि देखिए ना पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पे अच्छे मुहक्किकीन है लिखारी है जिन्होंने पाकिस्तान के मसाइल पर लिखा है वो तो या फॉरेनर्स है अमेरिकन है बरतानिया में है फ्रांस में है या वो पाकिस्तानी है जो बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तहकीक कर रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ही चंद लोग होंगे जो किताब लिखेंगे और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पब्लिशर से वो चाक करेंगे क्योंकि वो हमने जो इंसेंटिवाइज ही नहीं किया रादर उसको डी इंसेंटिवाइज किया है कि आप पेपर पब्लिश कर लो आपको प्रमोशन मिलेगी किताब पब्लिश किया ये तो एक पेपर के बराबर है उसके बराबर भी नहीं है सही अच्छा डॉक्टर साहब एक और किताब भी माशाल्लाह आप कंप्लीट कर चुके हैं और जो कि आखिरी मराहिल में है तो उस किताब के हवाले से ज़रा बताइएगा वो उस किताब का मौजू क्या है हाँ वो तो मैंने सीपेक से लिखा है फाल्गो मैकमिलन उसको पब्लिश कर रहा है एक साल से ज़्यादा तो पूरा वो पब्लिशिंग रिव्यू प्रोसेस में लग गया ठीक सही अच्छा तो ये किताब इंशाल्लाह फिर आप बता रहे थे कि अगस्त में है तो इंशाल्लाह उस पर तफसीली गुफ्तगू तो फिर एक और नशिस्त में करेंगे और बाकायदा हमारी ये ख्वाहिश होगी कि बाकायदा उसकी तकरीबी रोनुमाई हो तो इंशाल्लाह उस किताब का भी इंतज़ार रहेगा लेकिन ये आखिरी सवाल मेरा होगा कि ये बताइएगा कहाँ से इंस्पिरेशन आप लेते हैं किताब लिखने की बैठना पड़ता है बहुत मेहनत तलब काम है तो ये ज़रा बताइए मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है मोटिवेट हमेशा करते रहे हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर इमरान मोहम्मद
ہمارے مینٹور تھے، ابھی تو دوست تھے، قریب تھے، میسی یونیورسٹی نیوزی لینڈ میں پڑھاتے ہیں، بہت بہترین ریسرچر ہیں پاکستان سے، بہت اچھا لکھا ہے. تو انہوں نے ہمیں پی ایچ ڈی کے دوران کہا تھا کہ شارٹ کٹس کے پیچھے بالکل نہیں بھاگنا، پبلش کرنا ہے تو اچھے پبلشر سے کرنا ہے، ٹائم کنزیومنگ ہوگا، بڑا میٹیکولس ہوگا، لیبوریس ہوگا، لیکن آخر میں وہ آپ انجوائے کریں گے. یہ کتاب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ریفرنس لیٹر میں نے پروفیسر سے مانگی تو اس نے لکھا ہے کہ یہ کتاب MIT میں، ییل میں، یونیورسٹی آف یارک میں اور بڑے بڑے یونیورسٹی میں، شلپ میں انہوں نے جگہ دی ہے. تو وہ پھر آپ کو انسپائر کرتے ہیں کہ میرا کتاب زبردست، بہت ہی یہ بڑی اچیومنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. اب یہ میں جو اجازت بھی لینا چاہوں گا ذوق مطالعہ کے ناظرین اور خاص طور پہ جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں لوگ میری طرح، بلکہ میں اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کروں گا کہ جی یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جی کتاب لکھنا اور اس کو وہ آپ نے بات بھی کی کہ جی وہ ویٹیج نہیں دی جاتی اور وہ سارا کچھ، لیکن اگر کوئی محنت کرے، ڈیڈیکیٹڈ ہو، تو پھر اچھے سے اچھا پبلشر اگر اس کتاب کی ورتھ ہو، اس کے پیچھے ریسرچ ہو، تو اس کتاب کو وہ چھاپتے بھی ہیں. تو یہ جو لیم ایکسکیوزز ہیں اس کا پیچھا ہمیں چھوڑنا ہوگا اور کام کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مزہ آیا. انشاءاللہ آپ کی اگلی کتاب اس پہ بھی گپ شپ ہوگی. ضرور، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ، تھینک یو.